अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम पार्ट 301 का लेक्चर नंबर 14 पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इससे पहले की जो पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको कुछ एक्ट्स के बारे में बताया था। हमारा जो लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है। इसमें हमने कुछ एक्ट्स के बारे में पढ़ा था। इंडियन कौंसल एक्ट 1861, इसी तरह 1892 भी था, 1909 भी था। अब इस लेक्चर में हम आज लास्ट हमारा जो इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं लेक्चर नंबर 10 से रिलेटेड आपको जो एक चीज़ है मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। ये आप लोगों का पार्ट 301 का लेक्चर नंबर 10 है। इसका एक MCQs है जो मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूं। ये देखिए, यहाँ पे MCQs है। इन इलेक्शन ऑफ 1937 द इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट मेजोरिटीज ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 5 है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने मेंशन कर दिए हैं कि किन किन प्रोविंसेस में इनको जो है वो मेजोरिटी मिली थी इनकी, ठीक है। यहाँ पे अब जो चीज़ आपको बताने वाली है ये तो थी 1937 इलेक्शन में, ठीक है। लेकिन जब फॉर्मेशन हुई थी 1937 के इलेक्शन की, यानी कि फॉर्मेशन के बाद, यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, इन जुलाई 1937 कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट्स इन डैश प्रोविंसेस। फिर इनको जो कितने प्रोविंसेस पे इनको हुकूमत मिली थी वो 6 प्रोविंसेस थी। ये आप लोगों ने याद रखना है। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भी किया था कि इसका राइट आंसर जो है वो 5 है। एग्जैक्टली बिल्कुल राइट आंसर इसका 5 है, बट 1937 के इलेक्शन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है जो भी हमने ऊपर देखा है वो 5 है। लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन, ठीक है, ये आप लोग बेशक इसको देखिएगा लेक्चर नंबर 10 में। ये नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के बाद 1937 इलेक्शन के बाद एक टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंस फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर आपको आता है MCQs में इन जुलाई 1937 आफ्टर फॉर्मेशन कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट्स, तो फिर आपने 6 ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको आफ्टर फॉर्मेशन का वर्ड यूज नहीं होता, डायरेक्ट आपको जस्ट वो फर्स्ट वाला MCQ आता है, तो फिर आप लोगों ने 5 चूज करना है, ठीक है। मुझे लग रहा था कि मुझे आपको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए, तो मैंने सोचा आपको क्लियर कर दूं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैं अगेन बता रही हूँ, अगर आपको जस्ट आता है इन मतलब फर्स्ट MCQ के अकॉर्डिंग अगर आपको क्वेश्चन आता है, मे बी स्टेटमेंट तो चेंज हो सकती है, लेकिन फर्स्ट MCQs के अकॉर्डिंग अगर आएगा तो फिर आप लोगों ने 5 चूज करना है। लेकिन अगर वो MCQs में आफ्टर फॉर्मेशन का वर्ड यूज करते हैं तो फिर आप लोगों ने 6 चूज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बल्कि इसको मैं लिख देती हूँ कि ये आफ्टर फॉर्मेशन है, आफ्टर फॉर्मेशन, ठीक है। तब्दीली हुई थी ना 1937 के इलेक्शन में, कुछ तब्दीलियां हुई थी। उस तब्दीली के बाद जो हुकूमत मिली थी वो फिर 6 प्रोविंसेस के ऊपर इनको मिली थी। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। लेक्चर नंबर 14 है, पार्ट 2। जी, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, और आपको पता है हमारी लेक्चर वाइज MCQ सीरीज चल रही है। फर्स्ट MCQ है इसका, द एक्ट इंट्रोड्यूस डायरची, ठीक है, डायरची सिस्टम इन द प्रोविंसेस। डायरची सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था कहाँ पे? प्रोविंसेस में। अब एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखनी है कि डायरची सिस्टम जो है वो किस एक्ट के मतलब किस एक्ट के अंडर में ये चीज़ आती है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ MCQs को बहुत अच्छे से समझ के प्रिपेयर किया करें। किसी भी तरह से स्टेटमेंट आ सकती है पेपर में, आंसर यही होता है, जस्ट आपकी स्टेटमेंट चेंज होगी, ठीक है। तो ये आपने दोनों तरीके से याद रखना है कि डायरची जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस कहाँ करवाया गया था? प्रोविंसेस में। और दूसरा ये कि किस एक्ट के अंडर में था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डायरची सिस्टम द न्यू अरेंजमेंट सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब ये आपने याद रखना है कि डायरेक्टरी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो न्यू अरेंजमेंट्स थी वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड थी? 2 कैटेगरीज में। और कौन कौन सी कैटेगरीज थी? रिजर्व सब्जेक्ट थी और फॉरवर्ड सब्जेक्ट थी। ये आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है। और सॉरी, यहाँ पे थर्ड भी ऑप्शन है हमारा, कौन सा है? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो राइट आंसर जो है वो इसका है रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। यानी कि मेन इस MCQs का मतलब ये है कि जो डायरेक्टरी सिस्टम था उसकी जो न्यू अरेंजमेंट्स थी सब्जेक्ट्स की, वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड थी? 2 कैटेगरीज में। और वो उन कैटेगरीज के नेम क्या थे? रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। और राइट आंसर है बोथ A एंड B।
ये चीज़ आपने याद रखनी है, MCQs में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डैश इंक्लूडेड जुडिशनरी, कैनॉल, लैंड, रेवेन्यू, फाइनेंस, प्रेस, पावर एक्सेट्रा। अब रिजर्व सब्जेक्ट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जुडिशनरी है, कैनॉल है, लैंड, रेवेन्यू है, फाइनेंस, प्रेस, पावर, ये तमाम किस में आती हैं? रिजर्व सब्जेक्ट में। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, हो सकता है कि ये चीज़ें देकर आपको पूछ लें कि ये किस में आती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि रिजर्व सब्जेक्ट इंक्लूडेड, और ये तमाम चीज़ें आपको इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन आपको MCQs में दे देंगे, ऑप्शंस में जो आपने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो अच्छे से कर लें। इसके बाद ट्रांसफर सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं? लोकल गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है। ये तीनों किस में आती हैं? ट्रांसफर सब्जेक्ट में आ जाती हैं। इफ समथिंग बिलोंग टू रिजर्व्ड और ट्रांसफर साइड, द गवर्नर वाज इनटाइटल्ड टू मेक द फाइनल डिसीजन। स्टेटमेंट ट्रू है, इंपॉर्टेंट लगी थी, मैंने लिख दिया क्योंकि आपको पता है कि लेसन में से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती हैं, MCQs बन रहे होते हैं, इवन कॉमन स्टेटमेंट भी होती हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपका कोई भी MCQs एटलीस्ट लेक्चर में से ना रहे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे पहले के 4 हमने फर्स्ट पार्ट में देखिए थे, आज हम इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये अब आपने याद रखना है, ये एक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs भी आपको आ सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है आपने। नेक्स्ट चलते हैं, डैश वॉज अ लेंथी डॉक्यूमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन जुलाई 1935 एंड गॉट रॉयल असेंट इन अगस्त 1935। ठीक है, ये कौन सा था? क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़े हैं, तो MCQs भी सारे इसी से ही रिलेटेड है। मैंने इसीलिए ये चीज़ टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रोवाइड की है, फर्स्ट वीडियो में भी, इस सेकेंड में भी, कि आपको पता हो कि कितने MCQs, कौन कौन से MCQs आपके किस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो ये जो एक्ट है हमारे पास 1935 का, ये एक लेंथी डॉक्यूमेंट था। पास किसने किया था? पार्लियामेंट ने। कब किया था? जुलाई 1935 में किया था। ठीक है, एंड गॉट रॉयल एसेंट इन अगस्त 1935। ये चीज़ अब आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास MCQs है। स्टूडेंट, इसके अलावा मैं अपने चैनल पे ये तमाम सीरीज़ भी प्रोवाइड कर रही हूँ। आप में से जिन जिन के सब्जेक्ट हैं ये वाले, आप लोग ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। सोशियोलॉजी 101 है, फिजिक्स 101 भी हमने स्टार्ट की है, CS 101 है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। इंशाल्लाह आपके क्विजेज, आपके मिड टर्म, आपके फाइनल टर्म में बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। थर्ड MCQ है, प्रोवाइडेड अ फेडरल सिस्टम विद सेंटर 11 गवर्नर प्रोविंसेस, 6 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स विलिंग टू ज्वाइन इट। ये भी अब किसके अंडर में था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो क्या मुहैया किया गया था इसमें? फेडरल सिस्टम किसके साथ? सेंटर के साथ। उसमें क्या थे हमारे पास, यानी कि इस फेडरल सिस्टम में हमारे पास 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे और 6 जो हमारे पास चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। शॉर्ट लेक्चर्स आप लोग ज़रूर लीजिए ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट चलते हैं, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स वर गिवन अ पावरफुल सेंटर। ये भी अब आप लोगों ने याद रखना है, MCQs किसी भी तरह से में भी आपको आ जाए। तो इनमें से कौन? एक तो थी कि 3 लिस्ट थी, ठीक है, और किसके साथ ही? पावरफुल सेंटर के साथ ही। लिस्ट कौन सी थी? फेडरल लिस्ट थी, प्रोविजनल लिस्ट थी और कंकरेंट लिस्ट थी। अब वन बाय वन हम इन लिस्ट के बारे में देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फेडरल लिस्ट में हमारे पास कौन सी चीज़ आती है? डिफेंस है, पोस्टल सर्विसेज है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, कॉइनेज एंड कम्युनिकेशन है। ये आप लोगों ने अलग अलग इन लिस्ट को अच्छे से याद रखना है। हो सकता है कि वो आपको इस तरह से MCQs आ जाए कि आपको 4 ऑप्शंस दें, एक रॉन्ग होगा और बाकी आपके पास 3 जो हैं वो राइट होंगे, और वो पूछ लें इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिस्ट ऑफ फेडरल। ठीक है, इज नॉट अ फेडरल लिस्ट, तो फिर आपने उसमें से रॉन्ग आंसर जो होगा उसको सिलेक्ट करना है कि ये फेडरल लिस्ट में नहीं आता। तो इसलिए आप लोगों को मैंने अलग अलग ये नेम प्रोवाइड किए हैं, नेम फुल अच्छे से याद रखने हैं आपने। इसी तरह प्रोविजनल लिस्ट में हमारे पास क्या क्या था? एजुकेशन, पुलिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक। ठीक है, ये आ जाती हैं। लिस्ट के जितने भी ये नेम्स हैं मैंने यहाँ पे तमाम प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑल है। नेक्स्ट में देख लीजिए कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सी आ जाती हैं, ये तमाम यहाँ पे नेम मेंशन है, ये आपने याद रखने हैं। या तो आपको ऑप्शन 3 राइट ही ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कंकरेंट लिस्ट है या नहीं, या फिर एक रॉन्ग दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता। नेक्स्ट चलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कंप्राइज ऑफ 260 मेंबर्स।
out of which 156 were from British provinces and 104 from Indian states. ये इंपॉर्टेंट लगी थी मुझे स्टेटमेंट, आप लोग याद रखिएगा। ये भी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड है कि इसमें कौंसिल स्टेट जो है वो इसमें 260 मेंबर्स थे, ठीक है। 150 आउट ऑफ विच 156 वर फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस, और ब्रिटिश प्रोविंसेस में से कौन कितनी तादाद थी, 156, एंड 104 फ्रॉम इंडियन स्टेट्स, और इंडियन स्टेट्स में से कितने थे, 104 थे। ये आपने चीज़ याद रखनी है मेन इसमें से, यानी कि आपकी ये चीज़ याद रखने वाली है। और नेक्स्ट एक और हमारे पास ये 156 वर फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है, ये आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट चलते हैं, फेडरल असेंबली वाज लोअर हाउस कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर्स। अब फेडरल असेंबली में हमारे पास लोअर हाउस जो है वो कितने मेंबर्स पे कंसिस्टेड था, 375 पे, आउट ऑफ विच 250 रिप्रेजेंटेड ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड 125 फ्रॉम इंडियन स्टेट्स। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। मैं अगेन कह रही हूँ, बहुत समझ के इस लेक्चर को प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एग्जीक्यूटिव चीफ हैविंग पावर्स ऑफ। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटिव चीफ है उसके पास कौन कौन सी पावर्स थी, ये तमाम मेंशन की हुई हैं, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, फेडरल कोर्ट एंड हाई कोर्ट वर फॉर्म्ड अंडर द एक्ट। अब किस एक्ट के अंडर हमारे पास ये आई थी, फेडरल कोर्ट और हाई कोर्ट्स, 1935 में, ठीक है। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। स्टेटमेंट ट्रू है, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसका ये टॉपिक है, यानी कि इसमें यह था कि अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो सकता है कि आपको यहाँ से ये एमसीक्यूज आ जाए, बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे इन, तो ये किस एक्ट के अंडर में हुआ था, तो ये 1935 जो था एक्ट उसके अंडर में ये चीज़ हुई थी, ठीक है। मैंने तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड की हैं कि किसी सूरत आपका कोई भी एमसीक्यूज ना रह जाए। नेक्स्ट चलते हैं, पेज नंबर ये आपका है पेज नंबर 32 कमेंट्स, ये आप लोग लाजमी रीड कर लीजिएगा। थोड़े लेंथी कमेंट्स थे तो मैंने यहाँ पे इनको नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके मे बी 3 नंबर के जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, मे बी आपको वहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए। ये हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ तक थे आपके लेक्चर में से जितने भी एमसीक्यूज बन रहे थे वो तमाम मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हम चलते हैं कुछ पास्ट एमसीक्यूज की तरफ। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट डायरेक्ची सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन प्रोविंसेस। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने डायरेक्ची सिस्टम को याद रखना है कि ये किस एक्ट में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सेम चीज़ वही है, जस्ट स्टेटमेंट चेंज है, इसलिए कह रही हूँ कि अच्छे से प्रिपेयर करें। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के अंडर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये टॉपिक वाइज इसीलिए मैंने ये दोनों वीडियोस को टॉपिक वाइज दिए है कि ताकि आप लोग बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए कि कौन से एमसीक्यूज किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने आपको ये एमसीक्यूज बताया है अभी, थोड़ा सा मैं इसको अगेन देख लेती हूँ। ये वाला, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंटीग्रेटेड, तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये फुल स्टेटमेंट आपको बता दी है। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में, रिकॉग्नाइज्ड बाय द मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ऑफ 1999, और फिर फर्दर इसको एक्सटेंड किसने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। इंट्रोड्यूस जो है वो मॉर्ले ने किया था, फिर इसको रिकॉग्नाइज यानी कि इसकी पहचान मोंटेगो चेम्सफोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में करवाई थी 1919 में, और फिर फर्दर इसको एक्सटेंड किसने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। विच एक्ट वॉज द फर्स्ट लेजिस्लेशन बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। विच एक्ट, ये जो आपका पार्ट 1 मैंने प्रोवाइड किया उस वहां से रिलेटेड एमसीक्यू है। विच एक्ट इज कॉल्ड एज मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो ये हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि किस एक्ट को हम मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। और किस एक्ट को हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो हमारे पास एक्ट है उसे हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।